हरिओम, ओम आनंद मैम, ओम शांति मैम, ओम ज्ञान मैम। आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बीएड थर्ड सेमेस्टर के अंतर्गत समावेशी कक्षा के निर्माण में श्रवण बाधित बालकों की व्यवस्था किस प्रकार से कक्ष में करनी चाहिए या किन किन गतिविधियों का इस प्रकार से आयोजन या व्यवस्था करें जिससे श्रवण बाधित बालक अधिगम सीख सके या अधिगम हो सके। कहने का हमारा ये तात्पर्य है, जो श्रवण बाधित बालक होते हैं, अगर कोई बालक जन्म से ही श्रवण बाधित यानी बिल्कुल सुनाई नहीं देता है तो वह बोल भी नहीं पाएगा, यानी मूक बधिर बालक हो जाता है। वह पूर्ण रूप से क्या होगा, मूक बधिर बालक हो जाएगा, जिसको आप लोग गूंगा बालक कहते हो। यदि बालक जन्म के बाद से किसी बीमारी के कारण से या चोट लगने के कारण से उसको जो है बाद में कम सुनाई देने लगता है तो वो भी श्रवण बाधित बालक कहलाता है, जिसको जो है आंशिक या गंभीर श्रवण बाधित बालक की श्रेणी में रखा जाता है। तो इस प्रकार से अगर हम देखें, श्रवण बाधित बालकों की जो स्थिति है वह सामान्यतः दो प्रकार की होती है, जिसके कारण से उसको सुनने में बाधाएं उत्पन्न होती है, जन्म से भी और जन्म के बाद से भी दो स्थितियां होती है। तो जो श्रवण बाधित है यानी जिनको सुनाई देने में या नहीं देता है, ऐसे बालकों को सबसे महत्वपूर्ण बात ये ध्यान में रखना है कि इनको कक्ष में पढ़ाते वक्त इनको अध्यापक अपने नेत्रों से जोड़ने का ज़्यादा काम करे, यानी इनको अधिगम कराने में नेत्र महत्वपूर्ण होता है। ऐसे बालकों को अधिगम कराया जा सकता है, बस इनको जो है शिक्षण कार्य करते समय अपने नेत्रों से जोड़ करके इनको बताना चाहिए, समझाना चाहिए, बताना चाहिए। इस प्रकार से नेत्र के माध्यम से यह सरलता से किसी विषय को सीख जाते हैं या अधिगम करने में सफल होते हैं। तो आइए, ये जो श्रवण बाधित बालक हैं इनको जो है किस प्रकार से सिखाया जाए, किस प्रकार से बताया जाए, इनकी कक्ष में किस प्रकार की व्यवस्था की जाएगी ताकि ये सीख सकें, उसके विषय में स्पष्ट रूप से व्यवस्थित रूप से अध्ययन करते हैं। अगर हम देखें तो सामान्यतः जो है ऐसे बालकों के लिए जो है एक साइन लैंग्वेज होती है, चिन्ह भाषा जिसको कहते हैं। जैसे हम लोग व्यवहार में देखते हैं जोड़, घटाना, भाग, गुणा का जो चिन्ह देखते हैं तो हम लोग समझ जाते हैं कि क्या करना होता है। उसी तरह से भाषाओं को लिखने का, भाषाओं को समझने का, किसी सेंटेंस का एक निश्चित चिन्ह होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, साइन लैंग्वेज। जो सामान्यतः कुछ कुछ पत्रकारों को भी बताया जाता है कि कोई बहुत बड़ी बात बोलता हो, सेंटेंस कुछ बोलता हो, तो उसके लिए कौन सा चिन्ह लगा दोगे तो वह सेंटेंस पूरा लिखना नहीं होगा, बस उसी चिन्ह से मतलब पता चल जाएगा। पत्रकारों को ये थोड़ी जानकारी दी जाती है साइन लैंग्वेज की। और ये जो साइन लैंग्वेज है इनको जो है सिखाने का कार्य कर देना चाहिए। किस बालकों को, जो श्रवण बाधित बालक है इनको, हालांकि सभी लोग तो नहीं सिखा सकते, लेकिन जो विशिष्ट बीएड या विशिष्ट बीटीसी किया होता है उन बालकों को जो है मूक बधिर बालकों को पढ़ाने के लिए, बताने के लिए जो है साइन लैंग्वेज का अभ्यास कराया जाता है, बताया जाता है। तो साइन लैंग्वेज का अगर वो प्रयोग करके अगर उसको सिखाया जाएगा तो वो सीख लेगा। ऐसे जो साइन लैंग्वेज का प्रयोग है, जो पूर्ण रूप से जन्म से ही श्रवण बाधित बालक है यानी मूक बधिर बालक है, उसके लिए बहुत कारगर, बहुत सफल, बहुत सही साबित होता है। वहीं अगर हम दूसरे की बात करें तो दूसरा जो है अगर तरीका ये होता है कि कक्ष में जो आंशिक रूप से या थोड़ा गंभीर रूप से श्रवण बाधित बालक है, यानी जन्म के समय वह 12 वर्ष 15 वर्ष तक वह काफ़ी सुनता रहा, समझता रहा, लेकिन बाद में किसी कारण से उसको समस्या उत्पन्न हुई सुनने में, तो ऐसे बालकों को करना क्या चाहिए, कक्ष में सामान्य बालकों के साथ ही बैठाना चाहिए और साथ में उनको कुछ संप्रेषण कौशल का प्रयोग करना चाहिए ताकि वह सामान्य कक्षा में ही सामान्य बालकों के संग ही सीख सके। यहाँ संप्रेषण कौशल का तात्पर्य है कि पहले से तो वह बहुत कुछ सुना हुआ है, उसके आधार पर उसको कुछ संकेत, कुछ कला और कुछ जो है उपकरणों का और कुछ हाव भाव के माध्यम से उसे सिखाने का अगर प्रयास किया जाता है तो ये आंशिक रूप से जो श्रवण बाधित बालक हैं वे भी आराम से उसी कक्ष में सीख लेते हैं। और जो मूक बधिर बालक हैं इनके लिए थोड़ा सा विशेष कक्षा की भी ज़रूरत पड़ जाती है। अगर वह विशेष चीज़ों को वह समझ रहा है, प्रारंभिक चीज़ों को वह समझ जा रहा है, तो धीरे धीरे उसे भी सामान्य कक्षा में ही पढ़ाने में जो है सफलता मिलती है या सामान्य कक्षा में उसे पढ़ाया जा सकता है ताकि समावेशी शिक्षा का स्वरूप बन सके। तीसरा महत्वपूर्ण हम लोगों को इस बात का ध्यान में रखना होता है कि जो श्रवण बाधित बालक हैं उनको आँखों यानी अपने नेत्रों के माध्यम से अपने ओठों और हाव भाव, हाथ का संचालन, आँख, ओठ और हाथ का हाव, आँख, ओठ और हाथ का संचालन तीनों एक साथ इस प्रकार करें कि जो है वह किसी संकेत को या किसी बात को
आराम से समझ सके। क्योंकि जैसे आप नेत्र बनाएंगे उसी हिसाब से ओठ बनाइए, उसी हिसाब से हाथ का भी संचालन कीजिए। तो जिससे आप लोग जैसे दूरदर्शन पे आप लोग समाचार अगर कभी सुने होंगे तो सुने होंगे, जहाँ पर मूक बधिर बालकों को ओठों और निगाहों और हाथों का संचालन करते हुए समाचार प्रेषित किया जाता था, संचालित किया जाता था दूरदर्शन पर। तो जो है आँख, ओठ और हाथ के संचालन के माध्यम से ऐसे बालकों को सूचनाएं दी जा सकती हैं। ऐसे बालकों को मैंने भी देखा है जिनको हाथ के माध्यम से, कोई IIT का एक स्टूडेंट को मैंने देखा जो मूक बधिर बालक था, लेकिन उसके जो साथ में था वो लड़का उसको आँख, ओठ और हाथ भाव के अंगुलियों के माध्यम से, संचालन के माध्यम से उसे सिखाने का प्रयास करता था। वह उस विषय को समझ जाता था और लिख लेता था और सही उत्तर भी देता था। इस प्रकार से इसका एक प्रकार से प्रशिक्षण अध्यापक को लेते हुए इन बालकों को आँख, ओठ और हाथ के संयुक्त रूप से संचालन के माध्यम से भी सिखाने का प्रयास करना चाहिए। चौथा है बॉडी सिस्टम। बॉडी सिस्टम का यहाँ ये तात्पर्य है कि ऐसे बालकों को उन बालकों के साथ में रख करके सिखाने का प्रयास करना चाहिए जिसकी वो बात ज़्यादा समझता हो या ज़्यादा उसको मानता हो। यानी जो श्रवण बाधित बालक है, पूर्ण रूप से श्रवण बाधित बालक है या आंशिक रूप से, तो ऐसे बालकों को उन बालकों के साथ रखना चाहिए जिसकी वो भाषा, जिससे वो लगाव ज़्यादा रखता हो, जिसको वह समझता ज़्यादा हो। तो उस बालक के माध्यम से उसे अगर सिखाने का कोई प्रशिक्षण देने का काम किया जाए तो आराम से ले लेता है। कोई जानकारी देने का काम किया जाता है तो अभी वह उस बालक के माध्यम से वह श्रवण बाधित बालक सीख लेता है। तो इसी को बोलते हैं बॉडी सिस्टम। यानी इसके माध्यम से भी क्या करता है, ऐसे बालकों को सिखाने का प्रयास करना चाहिए। कक्ष में भी ये व्यवस्था कर देनी चाहिए और सामान्यतः हो सके कि जब अगर जहाँ तक वो बालक उसका साथ रहता है तब तक उसे किसी विषय को या ज्ञान को सिखाने का प्रयास के लिए निर्देश भी देते रहना चाहिए। तो यह भी प्रकार है। पांचवा देखें, संकेतक चित्र। संकेतक चित्र जैसे आप लोग कार्टून देखते हैं, बच्चों के लिए कार्टून होता है, उसी तरह से कुछ ऐसे भी चित्र के माध्यम से, चलचित्र के माध्यम से, जिसमें साउंड हो या ना उससे कोई मतलब है, उन चित्रों के माध्यम से किसी व्यवहार को या किसी सही व्यवहार को या गलत व्यवहार को जानने, परखने, सावधानी से रहने और उसे समझने के विषय में भी उसे आराम से वीडियो के माध्यम से सिखाया जा सकता है। यानी चित्र के माध्यम से भी ऐसे बालकों को सिखाया जा सकता है, बताया जाता है, समझाया जाता है। तो चित्र के माध्यम से भी ऐसे बालकों को, श्रवण बाधित बालकों को या पूर्ण रूप से श्रवण बाधित बालकों को सिखाने का प्रयास कक्षा में करनी चाहिए। हालांकि संकेतक, यहाँ मैंने चित्र कहा, यहाँ साइन लैंग्वेज कहा है। ये जो साइन लैंग्वेज है वह विशेष भाषा से संबंधित होती है। ये जो चित्र है ये व्यवहार से ज़्यादा संबंधित होता है। तो जो संकेतक चित्र के माध्यम से व्यवहारिक चीज़ों को उसको समझाया बताया जा सकता है। उसी तरह से छठा की बात करें, सामान्यतः जो कम सुनाई देता है तो उसके लिए उपकरणों का प्रयोग करें या फिर ऐसे वीडियो संबंधी कार्यक्रमों का वह भी उपयोग करें जिससे कि वह किसी व्यवहार को अच्छे ढंग से सीख सके। यहाँ वीडियो का ये तात्पर्य है कि जो मशीन लगा लेने पे थोड़ा मोड़ा सुन लेता है तो वीडियो के कार्यक्रमों के माध्यम से वह दोबारा जो है किसी विषय को देखे, समझे तो वह पढ़ सकता है, जान सकता है। या ये कहें कि ऐसे बालकों को विभिन्न उपकरणों के माध्यम से भी उनको सिखाने का, बताने का, समझाने का प्रयास किया जाना चाहिए। सामान्य कक्ष के साथ ही उनको भी सामान्य जानकारी या कक्षा के संदर्भ में जो जानकारियां हैं, जो विषय वस्तु को जानकारी दिया जाना चाहिए। इस प्रकार से हमने बताया साइन लैंग्वेज, सामान्य बालकों के संग संप्रेषण कौशल का प्रयोग करते हुए जो आंशिक बालकों के लिए होता है, आंशिक रूप से जो बालक है, आंशिक रूप से बाधित बालक है, उसी तरह से ऐसे बालकों को जो श्रवण बाधित बालक है, आँख, होठ और हाथ भाव का संचालन करते हुए उसे सिखाने का प्रयास करना चाहिए। बॉडी सिस्टम, फिर संकेतक चित्र और विभिन्न उपकरणों का प्रयोग करते हुए ऐसे बालकों को सिखाने का प्रयास करना चाहिए या कक्ष में इनको ध्यान देते हुए इन सब बातों को उनको कक्ष में पढ़ाने का ही प्रयास करना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि श्रवण बाधित बालकों को कक्ष में पढ़ाते समय किन किन गतिविधियों का ध्यान रखते हुए उनको पढ़ाया जाना चाहिए। समझ गए हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। साथ ही मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब भी कीजिए। आज के लिए इतना ही। हरिओम।